संविधान हत्या दिवस 12 जुलाई 2024 को इंडियन गवर्नमेंट ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस डिक्लेयर कर दिया। आखिर ऐसा क्यों? भारत के इतिहास में इसे ब्लैक डे इसीलिए बोला जाता है क्योंकि 2 सालों तक इंडिया ऑलमोस्ट नॉर्थ कोरिया जैसा बन गया था। यस, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूं। करीब लाखों लोगों को जबरदस्ती बिना किसी क्राइम के जेल में डाल दिया गया था। वहां पर उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। एंड माइंड यू, ऑपोजिशन पार्टी के नेताओं से लेकर रॉयल फैमिली के राजा महाराजे भी सलाखों के पीछे थे और ये सब भी टॉर्चर झेल रहे थे। देश असल में एक डिक्टेटरशिप रेजीम बन चुका था। इनफैक्ट आज तो बुलडोजर जस्टिस के लिए ऑपोजिशन करंट गवर्नमेंट को टारगेट करती है। क्या आप जानते हो ये टेक्निक इसी इमरजेंसी के टाइम पर ही एक्चुअल में ओरिजिनेट हुई थी। इतना ही नहीं, माइनॉरिटीज के लिए आवाज उठाने वाली कांग्रेस पर इमरजेंसी के टाइम पर मुस्लिम्स का मास परसिक्यूशन करने का भी आरोप लगा था। कैन यू बिलीव दैट? कांग्रेस आज माइनॉरिटीज के लिए जानी जाती है, बट इमरजेंसी में इसी कांग्रेस ने माइनॉरिटीज को सबसे ज्यादा सप्रेस किया। लेकिन एक मिनट, आखिर इमरजेंसी लगाई क्यों गई थी? कुछ इंटेलेक्चुअल्स बताते हैं कि इमरजेंसी लगाना एक नेशनलिस्ट मूव था। इनफैक्ट खुद पीएम इंदिरा गांधी ने इसे देश के लिए जरूरी बताया था और आरएसएस तक इसे सपोर्ट कर रही थी। वही आरएसएस जो आज बीजेपी को बैक करती है। तो क्या इसका मतलब बीजेपी का संविधान हत्या दिवस बस एक पॉलिटिकल टूल, एक प्रोपेगेंडा है? क्योंकि करंटली आप देख रहे होंगे मोदी जी पर डिक्टेटर बनने के आरोप लग रहे हैं। डिक्टेटरशिप क्यों से? मोदी इज अ डिक्टेटर। डिक्टेटरशिप तो कहीं इस इमेज को व्हाइट वॉश करने का ये नया तरीका तो नहीं है कि लोगों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि असली संविधान को किल करने वाले तो कांग्रेस वाले थे, मोदी जी थोड़ी ना। चलो इस सब के पीछे की रियलिटी क्या है ना, इसे हम डिटेल में जानते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। इंदिरा गांधी को अक्सर लोग मर्डरर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, बट डू यू नो व्हाट? फॉर्मर इंडियन पीएम और फाउंडिंग फिगर ऑफ बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी जी उन्हें दुर्गा कहकर संबोधित करते थे। इंदिरा गांधी वाज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड पीएम इंडिया एवर हैड। इंडिया के पहले न्यूक्लियर टेस्ट, स्माइलिंग बुद्धा से लेकर सिक्किम जैसे नॉर्थ ईस्ट में स्ट्रेटेजिक स्टेट को इंडिया का इंटेग्रल पार्ट बनाने तक इंदिरा गांधी के बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं जो इंडिया आज तक सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। इवन द फाउंडेशन ऑफ रॉ भी इंदिरा के अंडर ही हुआ था। और बांग्लादेश के लिबरेशन को कौन भूल सकता है, जब इंदिरा जी ने लिटरली पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। बट फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने सेलिब्रेटेड लीडर को द किलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टैग मिल गया अंत में? वेल, लेट्स फाइंड दिस ऑल आउट। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसा काला दिन और उसका नाम और कुछ नहीं, इमरजेंसी शब्द होगा। कहानी की शुरुआत होती है 1972 में, जब इंडिया में जनरल इलेक्शंस होने वाले थे। लेकिन इंदिरा गांधी को उस वक्त ऐसा लगा कि समय उनके फेवर में है और इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस के चलते उन्होंने 1972 के जनरल इलेक्शंस को 1 साल पहले ही 1971 में करवाने का फैसला कर लिया। उनके इस फैसले से ऑपोजिशन पार्टी जनसंघ भी काफी शॉक थी और उन्होंने रायबरेली के सीट पर वहां के सबसे पॉपुलर फेस राज नारायण को इंदिरा के अगेंस्ट कंटेस्ट करवाने के लिए भेज दिया। उस समय जहां पर ऑपोजिशन ने इंदिरा हटाओ के नारे लगाए, वहीं इंदिरा जी ने बड़े ही टैक्टफुली इन नारों को अपने फेवर में कन्वर्ट कर दिया। इंदिरा गांधी ने उस समय गरीबी हटाओ के नारों से उसे रिप्लेस कर दिया, जिसके थ्रू उन्होंने लोगों से अपील किया कि अब फैसला उनके ऊपर है, इंदिरा को हटाना है या फिर गरीबी को। इस इलेक्शन में इंदिरा जी को फिर 1,83,000 वोट्स मिले और राज नारायण को 71,499, जिसके बाद राज नारायण ने इंदिरा पर बैलेट पेपर टैंपरिंग और करप्ट प्रैक्टिसेस का आरोप लगाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की। इस मामले की फिर जांच पड़ताल हुई और कोर्ट ने 12 जून 1975 को अपना फाइनल फैसला सुनाते हुए कहा कि इंदिरा गांधी वाकई में गिल्टी है, क्योंकि इन्होंने कैंपेन स्टेज, लाउड स्पीकर्स जो गवर्नमेंट के होते हैं और इलेक्शंस में एक पार्टी अपने पर्सनल फायदे के लिए उसे नहीं यूज कर सकती, उन्हें भी यूज किया और IAS, IPS जैसे गैजेटेड ऑफिसर्स को भी उन्होंने अपने पार्टी के इलेक्शन एजेंट्स की तरह यूज किया। अब इसमें हुआ क्या कि इस केस के फाइनल वर्डिक्ट यानी डिसीजन को आने में ही 4 साल लग गए और इन्हीं 4 सालों में पीएम इंदिरा गांधी जी की ही सरकार देश को रूल कर रही थी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के रिमूवल पर स्टे लगाते हुए कहा कि वो इस 1 साल के लिए पीएम तो बनी रह सकती है, लेकिन किसी भी पार्लियामेंट प्रोसीडिंग और वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, यानी कि वो बस एक नाम की पीएम रह गई थी। अब एक तरफ दिल्ली में ये सब चल रहा था
उसी दिल्ली में दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई, करप्शन, बेरोजगारी और खराब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बड़े स्टैचर के सोशलिस्ट लीडर जयप्रकाश नारायण ने लाखों लोगों से भरे दिल्ली के रामलीला मैदान में यह कह दिया कि अब इंडिया को टोटल रेवोल्यूशन की जरूरत है। अब एक सोशलिस्ट लीडर के ये वर्ड्स इसीलिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इनके इसी रेवोल्यूशन शब्द को रशिया और चाइना के रेवोल्यूशन से जोड़कर देखा गया और यहीं पर पूरा गेम ही पलट गया। इस एक आंदोलन ने भारत को अगले 2 सालों के लिए डिक्टेटरशिप रजीम में ढकेल दिया। मतलब उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की वजह से पीएम इंदिरा गांधी अपनी पावर को बचाने के लिए कोई एक्शन नहीं ले सकती थी। बट जयप्रकाश नारायण के आंदोलन ने इंदिरा जी को जैसे अपने पावर बचाने का एक सुनहरा मौका दे दिया और उन्होंने बिना कोई देरी किए 25 जून 1975 की रात को ऑल इंडिया रेडियो पर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का नाम देकर नेशन वाइड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और यहीं से शुरू हुआ इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे डार्केस्ट एरा। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। इमरजेंसी डिक्लेयर करते ही रातों रात ऑपोजिशन लीडर्स को घर से उठा लिया गया। विजय राजेश सिंधिया, जयप्रकाश नारायण, मुलायम सिंह यादव, राज नारायण, मुरारजी देसाई, चरण सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली जैसे नेताओं को रातों रात जेल में डाल दिया गया और जो लीडर्स पुलिस के डर से कहीं पर छुप गए थे उनके भी घर वालों को परेशान किया जा रहा था। जैसे जॉर्ज फर्नांडिस के भाई लॉरेंस फर्नांडिस बताते हैं कि पुलिस ने उनके घर से उनको उठा लिया था और कहा कि जॉर्ज का पता बताओ वरना पुलिस उनको चलती ट्रेन के नीचे डाल देगी। जेल्स में भी इन नेताओं को, कैदियों को, लोगों को इनह्यूमन ट्रीटमेंट दिया जा रहा था जो कि किसी भी डेमोक्रेटिक सिविलाइज्ड सोसाइटी के नाम पर धब्बा था। नेहरू नेशनल मेमोरियल लाइब्रेरी की बुक टॉर्चर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया के पेज नंबर 291 में बताया गया है कि उस समय देश के ऑलमोस्ट सभी जेल्स कैदियों से भर चुके थे। जेल में लोगों को करंट्स दिए जा रहे थे, उनके कपड़े निकालकर उन्हें बर्फ के स्लैब्स पर सुलाया जाता था और कईयों की बॉडीज को तो सिगरेट्स और कैंडल से जलाया जाता था। कुछ कैदियों को तो दिनों तक उल्टा लटकाया जाता था और कुछ को तो अपना ही यूरिन पीने तक के लिए मजबूर किया जाता था। इस प्रकार का क्रूएल इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ था उन लोगों के साथ जो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स भी नहीं थे, ऑपोजिशन लीडर्स थे या फिर सिर्फ जर्नलिस्ट थे। और हाँ, एक बहुत ही विभत्स चीज जिसका नाम भी आज तक इमरजेंसी के साथ जुड़ा हुआ है वो है फोर्सफुल नसबंदी, फोर्सफुल मैस स्टेरिलाइजेशन। एक्चुअली में हुआ यह था कि इंडिया में ऑलरेडी 1952 से ही एक स्टेरिलाइजेशन ड्राइव शुरू था जो कि नेशनल फैमिली प्लानिंग स्कीम का एक हिस्सा था। इनफैक्ट इंडिया ऑल्सो हैपेंस टू बी द फर्स्ट एवर कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने नेशन वाइड फैमिली प्लानिंग की स्कीम लॉन्च की थी। हम सब जानते हैं कि नसबंदी के पीछे का ऑब्वियस रीजन था पॉपुलेशन कंट्रोल, क्योंकि 1970s में इंडिया की पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो कर रही थी और इंडिया के पास उतने रिसोर्सेस नहीं थे टू फीड सच अ लार्ज पॉपुलेशन। सो बेसिकली नसबंदी वाज अ वेल थॉट आउट डिसीजन, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन उतना ही डिजास्ट्रस था। इंडिया जैसे देश में जहां पर सुपरस्टिशंस इतने स्ट्रांग है, यहां पर कई लोग नसबंदी करना अपनी शान के खिलाफ समझते थे और इसीलिए इसके रिजल्ट्स इतने फ्रूटफुल नहीं थे। लेकिन इमरजेंसी के वजह से गवर्नमेंट को एक फ्री हैंड मिल चुका था जिसको अच्छे से मिसयूज किया गया। फॉर एग्जाम्पल, उस दौरान गवर्नमेंट ने नेशन वाइड काफी सारे स्टेरिलाइजेशन कैंप्स लगाए जहां पर टीचर्स को और बाकी गवर्नमेंट वर्कर्स को लिटरली टारगेट्स दिए जाते थे कि उन्हें कैसे भी करके एक दिन में इतने लोगों की नसबंदी करवानी ही है। सो वो टारगेट्स अचीव करने के चक्कर में लोगों को जबरदस्ती उठाकर उनकी नसबंदी करवा देते थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो मैरिड भी है या फिर नहीं। अब महाराष्ट्र के बर्शी डिस्ट्रिक्ट का ही एक एग्जांपल ले लो, जहां पर जनवरी 1976 में बर्शी म्युनिसिपल काउंसिल को 10 दिन में 1000 नसबंदी करवाने का टारगेट दिया गया था। लेकिन पहले 2 दिन हार्डली किसी ने भी वॉलंटियर किया, जिसके बाद 8 दिन तक टारगेट पूरा करने के लिए पूरे बर्शी में 2 ट्रक्स घूमने लग गए और लोगों को लिटरली रास्तों से पकड़ कर उनकी नसबंदी करवाई जा रही थी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी घूमती है ना, स्ट्रे डॉग्स को पकड़ के स्टेरिलाइज करवाने के लिए, उसी तरीके से
उस समय भी कुछ ऐसा ही हाल था इमरजेंसी के टाइम पे। उन्हें जो भी मिलता, मैरिड, अनमैरिड, बुढ़ा, जवान, वो सबको जबरदस्ती घसीटते हुए ले जाते थे और उनकी नसबंदी कर देते थे, वो भी अंडर वेरी अनहाइजीनिक कंडीशंस, जिसकी वजह से कई लोगों को इन्फेक्शंस हो जाते और कुछ की तो मौत भी हो जाती थी। लेकिन ये भी कुछ भी नहीं है। 1977 की एक किताब द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया में यूपी के सुल्तानपुर के नारकाडी के एक किस्से का एक जिक्र किया है, जहां पर नसबंदी के लिए इकट्ठा की गई भीड़ ने पुलिस पर अटैक कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन पर ओपन फायर कर दिया और वहां पर 13 लोगों की इंस्टेंट डेथ हो गई। सो इस पूरे ड्राइव में इन टोटल 60 लाख यानी कि 6 मिलियन लोगों की नसबंदी हुई है, इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम टर्कमैन गेट ऑफ दिल्ली, जहां पर इस इमरजेंसी का सबसे बड़ा मैसेकर भी हुआ था। यह मैसेकर बाय द वे इतना बड़ा था कि कई ऑथर्स इस इंसिडेंट को जलियांवाला बाग मैसेकर से भी कंपेयर करते हैं। वेल, टर्कमैन गेट वाज अ मुस्लिम मेजॉरिटी पार्ट ऑफ दिल्ली और इस्लाम में नसबंदी को हराम माना जाता है। सो फोर्स्ड नसबंदी की वजह से वहां के मुस्लिम्स गवर्नमेंट से बहुत नाराज हो गए थे, बट फाइनल नेल इन द कॉफिन का काम किया बुलडोजर्स ने। यस, वही बुलडोजर जस्टिस जिसको आज ऑपोजिशन स्पेशली कांग्रेस इतना क्रिटिसाइज करती है। इससे बुलडोजर चलाया जा रहा है, एक परिवार के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है। This bulldozer justice was first actually implemented by Congress. टर्कमैन गेट पर इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिराने के लिए बुलडोजर्स का यूज किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ संजय गांधी, जिसको स्पीयरहेड किया जगमोहन मल्होत्रा ने। एंड यस, यू गेस्ड इट राइट, वही जगमोहन मल्होत्रा जो आगे चलकर जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर भी बने। फिर इन्हीं बुलडोजर्स के अगेंस्ट लोगों ने जाहिर है प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने इसके अगेंस्ट लाठी चार्ज और ओपन फायर करना शुरू किया, जिसमें 6 से 20 लोगों की मौत हो गई। एंड देन अकॉर्डिंग टू सेवरल बुक्स एंड अकाउंट्स, इसी प्रोटेस्ट के समय प्रोटेस्टर्स की भीड़ मस्जिद में जाकर छुप गई, लेकिन पुलिस ने मस्जिद का दरवाजा तोड़कर वो अंदर घुसे और उन्होंने वहां भी प्रोटेस्टर्स पर लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया। यस, इस बात को बहुत सी बुक्स में मेंशन किया गया है। एंड यस अगेन, इन्हीं प्रोटेस्ट के समय में जगमोहन जी ने मुस्लिम्स के खिलाफ एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी पास किया था। जब उन्हें पूछा गया कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं, उनका जवाब था कि हम पाकिस्तान के टुकड़े करने के बाद इंडिया में एक और एक पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। जगमोहन ने जवाब दिया कि आप समझते हैं कि हम पागल हैं कि पाकिस्तान तोड़कर दूसरा पाकिस्तान बन जाने दें। और फिर जब बाद में शाह कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसमें क्लियरली मेंशन था कि गवर्नमेंट ने बहुत लोगों के घर बुलडोजर्स से इलीगली तोड़े थे। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये थी कि ये सब हो रहा था दिल्ली में, जहां पर बहुत सारे मीडिया हाउसेस और न्यूज़पेपर्स के ऑफिसेस थे। फिर भी किसी ने भी इसे कवर नहीं किया। आखिर क्यों? वेल, इसका सिंपल सा रीजन था सेंसरशिप ऑन मीडिया। इमरजेंसी के दौरान ऐसा एक रूल पास कर दिया गया था कि जो भी न्यूज कवर करनी होगी ना, वो पहले गवर्नमेंट के थ्रू वेरीफाई होकर ही न्यूज़पेपर में छपेगी। और जब ये सारी एट्रोसिटीज हो रही थी, उस समय पर दूरदर्शन पर बॉबी मूवी चल रही थी, यू नो, जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट द पीपल फ्रॉम द हॉरर्स ऑफ इमरजेंसी। और एक ऐसा ही अजीब सा इंसिडेंट हुआ लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार के साथ। इमरजेंसी के टाइम पर लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए संजय गांधी ने उन्हें कांग्रेस के लिए कोई गाना गाने को कहा, लेकिन उन्होंने सीधा रिफ्यूज कर दिया, जिसके बाद गवर्नमेंट ने उनके गानों को अनऑफिशियली बैन कर दिया। अब इमरजेंसी के दौरान ऐसे ट्रीटमेंट से उस समय के राजा महाराजा और वीआईपीज तक नहीं बचे थे। जैसे 1970s की फेमस साउथ एक्ट्रेस स्नेहलता रेड्डी, जिन्होंने इमरजेंसी को अपोज किया था और फिर उनको पुलिस ने मई 1976 में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा के अंडर बैंगलोर सेंट्रल जेल के कंफाइनमेंट सेल में रखवा दिया, ये जानते हुए कि वो एक एस्थमेटिक पेशेंट थी और जेल में 2 बार एस्थमेटिक कोमा में तक जा चुकी थी। लेकिन फिर भी उनको जेल के अंदर काफी टॉर्चर किया गया एंड एट लास्ट जब जनवरी 1977 में पैरोल पर वो बाहर आई तो सिर्फ 5 दिन में ही उनकी मौत हो गई। इसके अलावा इमरजेंसी में क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ गई थी, लोगों को सिर्फ टॉर्चर ही नहीं किया गया बल्कि देश में ऑफिशियल गवर्नमेंटल चोरी तक हुई। महारानी ऑफ जयपुर गायत्री देवी, जो कि इंदिरा गांधी जी की क्लासमेट थी, उनको लेकर ऐसा कहा जाता है कि गायत्री देवी की सुंदरता और उनकी रॉयल्टी से इंदिरा गांधी जी थोड़ी सी जेलस थी। इसी हेट्रेड की वजह से ही जब गायत्री जी ऑपोजिशन एमपी थी, तब इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट में उनको इंसल्ट करने के लिए बिच और ग्लास डॉल तक कह दिया था। अब इमरजेंसी इंपोज करते ही इंदिरा ने आजादी के बाद से ही राजाओं को पेंशन के तौर पर मिलने वाला प्राइवी पर्स खत्म कर दिया था, जो कि एब्सोल्युटली इंडिया के नजर में एक सही डिसीजन था। पर उसी दौरान इंदिरा जी ने गायत्री देवी को इस एक्ट
जो कि कॉन्जर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में भर्ती करवा दिया, जिसके बाद उन्होंने एएसआई की एक टीम और लोकल पुलिस और आर्मी सबको 5 महीनों के लिए जयगढ़ फोर्ट में महारानी के ट्रेजर को ढूंढने के लिए काम पे लगा दिया। और फिर ऐसे भी क्लेम्स है कि जब महारानी जेल में थी तब गवर्नमेंट को यह खजाना मिल भी गया, जिसके बाद संजय गांधी खुद पर्सनली जयपुर आए थे। इवन यहां से खजाने को लेकर जाने के लिए एक दिन पूरा दिल्ली जयपुर के हाईवे को बंद रखा गया था और 50-60 आर्मी ट्रक्स दिल्ली के तरफ रवाना हुए। महारानी के बेटे का यह कहना है कि 800 किलो गोल्ड उनके यहां से ये चोरी करके लेकर चले गए। लेकिन इस क्लेम के पीछे की सच्चाई के बारे में आज तक किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने डिबेट नहीं किया, डिस्कस नहीं किया। सो अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है जो मे बी आप लोग के दिमाग में भी आ रहा होगा कि बिना किसी मिलिट्री मसल के, ना ही कोई मिलिट्री कू करवाए, पीएम इंदिरा गांधी ने इतने बड़े देश को कंट्रोल कैसे कर लिया? वेल, इसका एक सिंपल सा आंसर है कॉन्स्टिट्यूशनल मैनिपुलेशन। सबसे पहले 10 अगस्त 1975 को पीएम इंदिरा ने 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया। इस एक्ट का कहना यह था कि अब से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर के रिलेटेड इश्यूज पर जुडिशरी का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगा या उसका कोई से ही नहीं होगा। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट यहां पर ऐसे ही इररिलेवेंट होगी। अब इससे जो इलाहाबाद कोर्ट के डिसीजन की वजह से उन्होंने अपनी सीट खोई थी वो उनको वापस मिल गई, क्योंकि अब वैसे भी कोर्ट्स इररिलेवेंट हो गए हैं और इस अमेंडमेंट के बाद पीएम पर जुडिशरी कोई भी केस नहीं चला सकती। दूसरा मैनिपुलेशन जनवरी 1977 में हुआ जब उन्होंने एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया, जिसे देश का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 40 आर्टिकल्स को उन्होंने निकाला और ऐड किया था। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इसमें 4 ऐसे मेजर चेंजेस हुए थे जिससे पीएम ऑफिस के हाथ में कंप्लीट कंट्रोल आ गया था। सबसे पहला, इमरजेंसी के टाइम पर सेंटर के हाथों में 2 पावर्स अलॉट किए गए, एक स्टेट लॉस को ओवरराइड यानी कि कैंसिल करने की पावर, और दूसरा किसी भी स्टेट में सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट की पावर, यानी कि जब चाहे अपने मर्जी से पीएम किसी दूसरे स्टेट में मिलिट्री को डिप्लॉय कर सकती है। अब दूसरा चेंज था लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू का। इस क्लॉज से उन्होंने ये लॉ पास किया कि जो भी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट शेड्यूल 9 में प्लेस करेगी उस पे जुडिशरी कोई भी एक्शन नहीं ले सकती। यानी सिंपली कहे तो इस क्लॉज के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहे एक्ट पास करे, जुडिशरी कुछ नहीं बोल सकती, और इसीलिए तो उन्होंने ओपनली नसबंदी ड्राइव करवाई थी। तीसरा चेंज, इमरजेंसी में पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज का टर्म एक्सटेंशन करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई थी। चौथा चेंज, इमरजेंसी के दौरान सारे फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड करने की पावर, जिससे इंडियंस के 3 सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स तुरंत बैन हो गए। बेसिक फंडामेंटल राइट्स एक इंसान के, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ये सब कुछ बैन हो गए थे, जिसकी वजह से वो ओपनली किसी को भी उठा के जेल में डाल पा रहे थे। इसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी बैन हो गया था, जिससे पूरे इमरजेंसी के 2 सालों में एक भी इंसान सरकार के खिलाफ कोई केस ही फाइल नहीं कर पाता था, क्योंकि नॉर्मली हमें कोई केस फाइल करना होता है तो हम लोअर कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाला फंडामेंटल राइट हमें सीधा वायलेशन पर सुप्रीम कोर्ट में जाने की परमिशन दे देता है। बट इसी राइट को खारिज कर दिया गया था और आखिरी राइट टू फ्रीडम, उसे भी बैन कर दिया गया था, जिससे ही प्रेस, मीडिया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटेस्ट्स, सब कुछ बैन हो गया था। अब इसके अलावा भी बहुत सी चीजें चेंज और ऐड भी हुई थी, जैसे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, ये वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए। फंडामेंटल ड्यूटीज, ये वर्ड भी ऐड किया गया था। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सारे चेंजेस का एक लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो डिटेल नॉलेज के लिए। बट इन 4 मेजर चेंजेस ने लिटरली पूरा कंट्रोल पीएम इंदिरा गांधी के हाथों में दे दिया था। अब देखा जाए तो 1977 आ चुका था और इमरजेंसी इंपोज हुए 2 साल भी हो गए थे। लोगों ने यह सोच भी लिया था कि भारत भी उन अथॉरिटेरियन रेजिम्स में शामिल हो चुका है जिसने पहले तो एज ए डेमोक्रेसी जन्म लिया, फिर एक लीडर के डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आने के बाद वो एक डिक्टेटरशिप राष्ट्र में कन्वर्ट हो गया। बट 18 जनवरी 1977 को पीएम इंदिरा गांधी ने पब्लिक को शॉक कर दिया और इलेक्शंस भी अनाउंस कर लिए खुद से। इसके लिए उन्होंने ये रीजन भी दिया कि डेमोक्रेसी में सरकारें जनता के मैंडेट से चलती है, लेकिन इस इमरजेंसी से जनता ही खुश नहीं थी और इसीलिए वो इसे रिवोक कर रही है। फिर क्या था, 1977 में जनरल इलेक्शंस हुए, कांग्रेस हार गई
और जनता पार्टी ने इलेक्शंस जीतकर अपनी सरकार बना ली। और सबसे पहला काम उन्होंने किया कि जो चेंजेस 42nd अमेंडमेंट एक्ट में पीएम इंदिरा ने किए थे, जैसे कि इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन, जुडिशरी के पावर्स को लिमिट करना, इन सबको उन्होंने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाकर रिवोक कर दिया और ये लिखा कि अब से प्रेसिडेंट के साइन के बाद ही इमरजेंसी लगाई जा सकती है। सो अब आता है यहां पर सबसे बड़ा सवाल कि क्या पीएम इंदिरा गांधी का इमरजेंसी लगाने का डिसीजन वाकई में सही था? क्या वो नेशनल इंटरेस्ट में था या फिर पर्सनल इंटरेस्ट में था? तो देखो, इसको देखने के ना दो साइड्स हैं। एक जिसमें लोगों ने इस डिसीजन को सही माना, इनफैक्ट आरएसएस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इमरजेंसी को सपोर्ट किया था। अब कई एक्सपर्ट्स के हिसाब से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इसीलिए लगाया था क्योंकि इंटरनेशनल एलिमेंट्स इंडियन गवर्नमेंट को टॉपल करना चाहते थे। सेम वैसे ही जैसे आज जॉर्ज सोरोस इंडिया में हजारों करोड़ पंप करके इंडिया को टॉपल करना चाह रहा है। इवन कई रिपोर्ट्स के मुताबिक जेपी नारायण का प्रोटेस्ट सीआईए फंडेड था, जो इंडिया की डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते थे। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये अभी तक पूरी तरीके से प्रूव्ड नहीं है। और रही बात नसबंदी जैसे इनह्यूमेन ड्राइव की, तो एशियन स्टडीज के मुताबिक स्टेरिलाइजेशन ड्राइव करने के लिए, इंडिया की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उस वक्त वेस्ट इंडिया को काफी प्रेशराइज कर रहा था। और इसीलिए ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जहां पे इंडियंस को स्टेरिलाइजेशन नहीं कराना है बट गवर्नमेंट चाहती है कि स्टेरिलाइजेशन हो, इमरजेंसी को इंपोज किया गया था। यह भी एक मेजर फैक्टर था। एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट कॉमन स्पेकुलेशन कि इंदिरा गांधी ने शायद अपनी पावर को रिटेन करने के लिए नेशन वाइड इमरजेंसी डिक्लेयर किया। यह भी एक देखने का पर्सपेक्टिव है जिसमें काफी सारे थिंकर्स बिलीव करते हैं। सो आपको क्या लगता है, क्या इमरजेंसी डिक्लेयर करने के पीछे इंदिरा गांधी का एक नेशनलिस्ट जस्टिफाइड रीजन था या फिर इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश मोटिव था? कमेंट्स में आप जरूर बताना आपको क्या लगता है नीचे। और क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली एक डे डेडिकेट ही कर दिया है एज संविधान हत्या दिवस, तो नीचे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इस बारे में भी आपका क्या ख्याल है। इमरजेंसी के वक्त इंडियन लोगों में इंदिरा गांधी के प्रति जो रिजेंटमेंट हो गया था, जो गुस्सा हो गया था उत्पन्न, वैसा ही कोई सिचुएशन आज हम ईरान में देख रहे हैं। शिया इस्लाम का गढ़ ईरान आज एक सेक्युलर देश बनने की राह पर है। वहां पर रिसेंटली हुए इलेक्शन में एक लिबरल पार्टी के नेता प्रेसिडेंट बने। यही नहीं, ईरान में तो 50,000 मॉस्क तक को बंद किया गया है क्योंकि लोगों ने वहां पर जाना ही छोड़ दिया था। अब ये पूरा सिचुएशन क्या है, क्यों मुस्लिम्स इस्लाम से दूर जा रहे हैं ईरान में, मैंने अपने इस वीडियो में डिटेल में कवर किया है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि इससे हम इंडियंस को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इस इंफॉर्मेशन को जितना हो सके अपने आप फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोगों को इस बारे में नहीं मालूम कि जब इमरजेंसी लगी थी तो उस दौरान क्या क्या चीजें हुई थी। ये सारी की सारी चीजें सेंसरशिप की वजह से या तो दबा दी गई या तो डिस्ट्रॉय कर दी गई। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।